नमस्कार, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल, वड़कम। बचपन के पिटारे से की इस नई कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। नई कड़ी यानी न्यू एपिसोड। यस, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ बचपन के पिटारे से, वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग various Indian languages through stories from across India. Maybe they are folk tales, maybe there are the stories of unsung heroes, maybe there's some information, but all in all the episodes are definitely going to be very, very interesting and informative. कहने का तात्पर्य ये है, भारतीय भाषाओं के इस उत्सव में आपका बहुत स्वागत है और इस भारतीय भाषाओं के उत्सव को हम भारत के विभिन्न प्रांतों से चुनी हुई कुछ चुनिंदा कहानियों से सजाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब से मैंने इस सीरीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया, मेरे मन में, मेरे जहन में एक नाम बार बार आ रहा था और उनके बगैर, उनके प्रेजेंस के बगैर ये सीरीज़ अधूरी रहती। बेहद खुशी के साथ मैं स्वागत करती हूँ श्री कपिल पांडे जी का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। उनका कहानी सुनाने का अंदाज बेहद निराला है। उनकी राइटिंग की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और कुछ महीने पहले मैंने बचपन के पिटारे से पे एक कविता का पाठ किया था, जिस एपिसोड का नाम है लिंग लीला। वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और लोगों ने उस कविता को भी बहुत पसंद किया था। तो कपिल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। वेलकम कपिल जी, थैंक यू सो मच कि आपने बचपन के पिटारे से के लिए समय निकाला। हमारा शुक्रिया और सलाम 2 बार कबूल करिएगा दीपा। पहला इसलिए कि आपने हमें बचपन के पिटारे के इस मंच पर एक कहानी सुनाने का अवसर दिया, और दूसरा और ज़्यादा बड़ा शुक्रिया और सलाम कि आप इस ज़बरदस्त आपाधापी के ज़माने में कहानियाँ सुनने और सुनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। मैंने एक बार आपको ना जूम पर लाइव स्टोरी टेलिंग करते हुए सुना था, और तब जो आपने एक लोक कथा सुनाई थी और उसको आज के परिवेश और माहौल से जोड़ा था, तब से मतलब आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। मैं आपके साथ काम करना चाह रही थी और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तो आज तो मेरी एक इच्छा पूरी हो गई कि आप यहाँ आ गए बचपन के पिटारे से, में हमारे साथ एक एपिसोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक साइनेज कंसल्टेंसी का काम है, एक्सपीरियंशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपका काम है। तो सर, आप कब, कहाँ, कैसे और स्टोरी टेलिंग और थिएटर से कब कैसे जुड़ गए? प्लीज़ आप हमें ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो थिएटर, म्यूज़िक और हमारा लव ट्रायंगल कॉलेज के ज़माने का है, और इसी साथ के चलते शुरुआत हुई कुटुंब फाउंडेशन की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट है और दिल्ली एनसीआर के कुछ स्लम्स और गांव में बच्चों के साथ शिक्षा संबंधित काम करती है। फिर 2010 में जब हमारी बिटिया 2 साल की थी, हम दोनों रोज़ रात को कहानियाँ पढ़ते और पढ़ते पढ़ते उन्हें रोल प्ले या फिर कविताओं की ओर ले जाते या फिर गानों की ओर भी ले जाते। इसी शौक़ के चलते स्टोरी टेलिंग का भी आगाज़ हुआ। कुछ वक्त बाद ये दिखने लगा कि कुछ कहानियाँ बाकी कहानियों के बनिस्बत सुनने में बेहतर लगती हैं, और ये समझ आया कि कहीं ना कहीं हम उन कहानियों के ज़रिए खुद से और अपनी दुनिया, अपने समाज से कोई ना कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमने अभी तक जितना भी लिखा है, चिल्ड्रंस बुक्स हों या फिर कहानियाँ, कविताएं हों, उनमें भी हमें ऐसे ही सवाल मंडराते हुए दिखे हैं। अपनी जीविका हम एक साइनेज डिज़ाइन और कंसल्टेंसी कंपनी के लीड के तौर पे चलाते हैं, और हम एक हस्बैंड भी हैं और 2 बच्चों के पिता भी। वाह, आपके लव ट्रायंगल के बारे में जानकर तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, और कुटुंब फाउंडेशन के बारे में जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो सर, आज हम कौन सी भाषा का उत्सव मनाने वाले हैं इस एपिसोड में? आज हम हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू ज़बान का उत्सव मना रहे हैं, और हम जो कहानी लाए हैं वो हमें हमारी नानी शेर सिंह की कहानी कह के बचपन में हमें सुनाती थी।
तो ये लखनऊ के इर्द गिर्द यानी सेंट्रल यूपी की तो लोक कथा है ही, पर बाद में ये कहानी हमने राजस्थान के लोक कथाकार विजयदान देठा के संकलन में भी हमें पढ़ने को मिली। तो आप इसे फिलहाल नॉर्थ इंडियन फोक टेल तो कह सकती हैं। सर, तो स्टेज इज ऑल योर्स, कहानी शुरू करते हैं। ओवर टू यू। राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, तो मंत्री बोला रात है तो संतरी बोला रात है, तो तुम भी बोले रात है तो हम भी बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। पता नहीं इसे किस्मत कहें या विधि का विधान कि जहां कहीं भी इंसानों का वास होता है वहां कुत्ते जरूर अपना डेरा बसा लेते हैं, और जहां कुत्ते दिख जाएं वहां इंसानों का होना तो लाजमी ही है। जाने कितने सैकड़ों हजारों साल पुराना है कुत्तों और इंसानों का रिश्ता। एक गांव की कहानी है ये। गांव में एक रईस सेठ ने 108 सुनहरी अशरफियों के बदले एक बंजारे से सिंध में जन्मा एक खौफनाक कुत्ता खरीद लिया। कुत्ते का नाम था नाहर। नाहर यानी शेर, और जैसा उसका नाम वैसी उसकी सूरत और वैसी ही सीरत। और ठीक शेर जैसी थी नाहर की कद काठी, लंबा चौड़ा तगड़ा। उसका भौंकना भी शेर की दहाड़ से कम नहीं था। बड़ी आंखें, चाकू से भी ज्यादा चुभीले दांत, बीर बहुटी सी लाल जबान। सेठ जी बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। और क्यों ना हो, उनके पास अपनी तमाम धन संपत्ति की रखवाली करने के लिए अब एक बहादुर और कुशल पहरेदार मौजूद था। ऐसा खौफनाक जानवर ही उन्हें चोर उचक्कों की चिंता किए बगैर चैन की नींद लेने का अवसर दे सकता था। अरे चोर उचक्के तो क्या, साक्षात लक्ष्मी जी खुद नाहर जैसे खौफनाक कुत्ते के डर से हवेली से बाहर कदम रखने की जुर्रत न कर पाए। नाहर हवेली के बाहर रात भर कड़ा पहरा देता, और कोई भी चोर हवेली के आसपास भी मंडराता तो लौट के अपने घर नहीं, यमलोक के द्वार खटखटा रहा होता। कई सारे चोरों और डकैतों ने नाहर को जान से मारने की कोशिश भी की, पर नाहर किसी के भी चंगुल में फंसने वालों में से नहीं था। सेठ जी अपने पहरेदार कुत्ते पर जान छिड़कते थे, उसे अपने बेटे की तरह प्यार और दुलार देते थे। पर बेचारा नाहर क्या करे अगर सेठ जी का अपना खून, उनका अपना इकलौता बेटा ही उनके खिलाफ चोरों के साथ सांठ-गांठ करके उनकी सारी संपत्ति लूटने की योजना बना रहा हो। नाहर के लिए तो मालिक का बेटा भी मालिक के समान ही था। वो सेठ जी के इकलौते बेटे पे कैसे शक कर सकता था। सेठ जी की कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे, और सेठ जी जितने कंजूस उतने ही लालची उनके इकलौते बेटे और बहू। तो एक दिन गांव के चोरों के साथ मिलकर सेठ जी के इकलौते बेटे ने अपने पिता की तिजोरी लूटने की योजना बनाई और चोरों को तिजोरी का 1/4 हिस्सा देने का वादा कर दिया। तो एक रात नाहर को बहलाते फुसलाते सेठ जी के बेटे ने अपने झोले से एक लोहे के तारों का जाल निकाला और नाहर के मुंह के चारों ओर कस के बांध दिया। और इससे पहले नाहर को कुछ समझ आता, उसके चारों पैर एक मोटे रस्से से बंधे हुए थे। वो ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना ही कोई आवाज निकाल पा रहा था। उसने मुंह की जाली और पैरों के रस्से को जमीन पे घिसट घिसट के खोलने की बहुत कोशिश की, ताकि वो किसी तरह सेठ जी तक अपनी आवाज पहुंचा सके।
रस्सा और जाली तो नहीं खुले, पर इस कोशिश में नाहर का पूरा शरीर जरूर बुरी तरह छल्ली हो गया। इस बीच चोरों ने तिजोरी से अपना हाथ साफ किया, बेटे और बहू के साथ हिसाब किताब किया और रातों रात बेटा, बहू और चोर गांव से 9-11 हो गए। अगली सुबह जब सेठानी जागी तो उन्होंने नाहर को बंधा पाया। वो अभी भी अपने मुंह पे बंधा तारों का जाल और पैरों का रस्सा छुड़ाने की लगातार कोशिश किए जा रहा था और बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सेठानी उसे देख के कांप उठी और तिजोरी की तरफ दौड़ी। तिजोरी को खाली देख सेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ जी के जागने का वक्त हुआ नहीं था अभी तक, लेकिन सेठानी की चीख पुकार के चलते उनकी आंखें खुल गईं और वो दौड़ते दौड़ते तिजोरी वाले कमरे में आए। अब जो होना था वो तो हो चुका था, पर नाहर जिंदा था और उस जैसे खौफनाक और चौकस कुत्ते के होते हुए तिजोरी तो दूर, कोई घर में घुसने की भी जुर्रत कैसे कर सकता था। उन्होंने नाहर पे भरोसा किया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया था। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है इस कुत्ते ने हमसे। दिखा दी ना कुत्ते की औकात, जिस थाली का नमक खाया उसी में छेद कर दिया। अगर नाहर ने अपना काम ठीक से किया होता तो चोर तो दूर, मौत भी उल्टे पांव भाग गई होती। सेठ जी का खून खौल रहा था। कमबख्त ने नाहर नाम पे हमेशा के लिए कलंक लगा दिया था। सेठ जी ने जूतों से, अपने हाथ पैर से नाहर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। नाहर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो आस भरी निगाहों से अपने मालिक की तरफ देख रहा था। अगर उसके बस में होता तो कल रात जो कुछ हुआ वो कभी ना होने देता। उसे अपने मालिक से पिटने में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सेठ जी को पूरी कहानी का अभी तक अंदाजा भी नहीं। उसे पता था कि अपनी धन संपत्ति का चोरी चला जाना कितना कष्टदायी, कितना दुखदायी हो सकता है, पर सेठ जी कम से कम उसके मुंह पे बंधा जाल तो खोल सकते थे, ताकि वो उन्हें कल रात की पूरी कहानी बता पाता। खैर, सेठानी में थोड़ी समझ थी। उन्होंने नाहर के मुंह का जाल और पैरों पे बंधी रस्सियां खोल दी, और नाहर इस कदर भरा हुआ था, अपनी बात समझाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक था कि वो सेठ जी और सेठानी की जबान में ही उन्हें सब कुछ बताने लगा। सेठानी चकित जरूर हुई, पर सेठ जी को अभी भी कोई परवाह नहीं थी। वो अभी भी नाहर पे गालियां, हाथ पैर, जूता सब बरसाए जा रहे थे। जब वो थक गए, उन्होंने नाहर से कहा, नमक हराम, तेरी वजह से मेरी धन संपत्ति मुझसे छिन गई, दूर हो जा मेरी नजरों से। नाहर खून के आंसू रो रहा था। बोला, मुझे आपकी पीड़ा समझ आ रही है मालिक, पर आप ही बताइए मैं क्या करता। आपका अपना इकलौता बेटा धोखेबाज निकलेगा, ये ना मुझे पता था ना आपको, तो उसके गुनाहों की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं मालिक। सेठानी बोली, इंसान तो पैसे के लिए वैसे ही एक दूसरे का गला काटने पे तुला है, लेकिन तू क्यों भ्रष्ट हो गया। मुझ पे ऐसा लांछन लगाने से पहले मुझे मार डालती तो बेहतर होता मालकिन। तो सेठ जी बोले, हम क्यों अपना हाथ खून से रंगे। अगर तुझमें जरा से भी शर्म है तो जा किसी नदी या दरिया में डूब मर। मेरा भरोसा करें मालिक, मैं बेकसूर हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके बेटे की नियत पे सवाल उठा सकता था। कुत्ते दुनिया के सबसे नीच प्राणी हैं, दफा हो जाए यहां से। नाहर बुरी तरह जख्मी था, पर सेठ जी की मार पीट ने उसे इतना दर्द नहीं पहुंचाया था जितना उनके चुभीले अल्फाजों ने। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम कुत्ते आपके वफादार नौकरों की तरह आपके साथ रहते रहे, पर हमें बदले में क्या मिला। आपके जूते, आपकी मार, आपकी गालियां। हमने हर तरीके का
अपमान सहा। इसके बावजूद कि मैं बेगुनाह था, बेकसूर था, आप लगातार मुझ पे अपनी गालियों के बाण बरसाते रहे। लेकिन आज मैं प्रण लेता हूं, मैं जब तक जीवित हूं मैं किसी भी इंसान के घर कदम नहीं रखूंगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि कोई और कुत्ता अब किसी भी इंसान का पालतू बन के ना घूमे। मेरा बचा हुआ जीवन अब हम कुत्तों की प्रजाति के उत्थान के लिए समर्पित होने जा रहा है। सेठ जी जोर से हंसते हुए बोले, तुम कुत्तों को एक दूसरे पे भौंकने और मारने काटने से फुर्सत मिले तब तो कोई उत्थान की सोचे तुम्हारी। बड़ा उत्थान करेंगे, दूर हो जा मेरी नजरों से। नाहर बस दोनों को देख के मुस्कुराया और वहां से चल दिया। अगले 4-5 दिन तो नाहर के शरीर के जख्म भरने में ही लग गए, पर उसके बाद नाहर ने काफी वक्त कुत्तों की परिस्थिति, उनकी दुर्दशा के बारे में चिंतन करने में बिताया, और यह भी कि वो किस तरह इस परिस्थिति को बदलने का काम कर सकता है। नाहर कुत्तों के समुदाय में पहले से ही अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए मशहूर था, पर जब बाकी कुत्तों ने उसे सुना तो वो डर गए। उन्हें लगा कि नाहर तो पगला गया है, वो इंसानों को चुनौती देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। इंसान बड़े आराम से कुत्तों के बगैर जी सकता है, पर हम कुत्ते इंसानों के बगैर एक दिन भी ना टिक पाएंगे। अगर उन्होंने नाहर की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया तो फिर कुत्तों के सर्वनाश के दिन दूर नहीं। नाहर ने कुत्तों के लिए एक बस्ती की योजना रखी थी, सिर्फ कुत्तों की बस्ती। लेकिन सिर्फ कुत्तों की बस्ती अपने आप को लकड़भग्गों और जंगली जानवरों से कैसे बचा पाएगी। इंसानों के साथ कुत्ते सुरक्षित हैं, खुश हैं। रोटी, मक्खन, पका हुआ मांस, दूध, दही, सब्जियां, मिठाइयां, क्या क्या खाने को मिलता है इंसानों के साथ। अपनी बस्ती में इन सब चीजों का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? कोई पागल ही होगा जो सिर्फ कुत्तों की बस्ती बनाना चाहेगा। पर नाहर जानता था कि शुरुआत कुछ ऐसी ही होगी। बाकी कुत्ते उसकी योजना पे हंसेंगे, उसे पागल कहेंगे। वो ये भी जानता था कि इंसानों के साथ रह के कुत्तों की जो आदतें थीं, उन्हें बदलना अपने आप में भागीरथ प्रयास से कम नहीं। पर बाकी कुत्ते जो नहीं देख पा रहे थे, वो लक्ष्य उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। आजादी, स्वतंत्रता, हमेशा के लिए। वो अपनी योजना एक एक करके हर कुत्ते के पास लेकर गया। हर एक कुत्ते को उसने अपनी बात 100 बार समझाई, और बहुत धीरे धीरे कुछ कुत्तों को उसकी बात समझ आने लगी, और बहुत धीरे धीरे ऐसे कुत्तों की संख्या बढ़ने लगी। और एक दिन इस लगन, इस मेहनत का फल भी उसे मिला। कुत्तों ने एक जंगल के बीचों बीच अपनी एक बस्ती बसा ही ली। देखते ही देखते नाहर की इस पहल के बारे में जानकर और गांव से, शहरों से बड़ी तादाद में कुत्ते आने लगे। 11,000 कुत्तों की बस्ती। 11,000 कुत्तों का एक गांव कहिए। सबने मिलके गांव का नाम रखा नाहरगढ़। और बहुत जल्द नाहरगढ़ का नाम एक जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। नाहर बेहद खुश था, लेकिन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। क्या नाहरगढ़ के लिए ये 11,000 कुत्ते, ये मेल, ये एका बनाए रख पाएंगे या नहीं, ये परखना बहुत जरूरी था। नाहर ने तय किया कि वो सभी कुत्तों को काशी ले जाएगा गंगा नहलाने। किसी भी कुत्ते ने चूं तक नहीं की, सब तुरंत राजी हो गए। काशी के रास्ते में ना तो कोई कुत्ता भौंका, ना गुर्राया, ना कोई शिकायत की। किसी गांव के लोगों को पता चलता कि नाहरगढ़ के कुत्ते उनके गांव से गुजरने वाले हैं, तो वो सब आदर सत्कार की तैयारियों में जुट जाते।
नाहर को माला पहनाई जाती और फिर सभी कुत्तों को खाने पीने और आराम के लिए जगह दी जाती। जैसे जैसे काशी नजदीक आता गया, नाहर के प्रति बाकी कुत्तों का सम्मान बढ़ता गया। काशी पहुंचते ही नाहर द्वारा तय की गई योजना के अनुसार सभी कुत्ते अलग अलग घाट में बट गए। सबने गंगा का चौड़ा पाट 2 बार तैर के पार किया और नाहर का संदेश मिलते ही सब तुरंत नदी से बाहर निकल आए और वापस अपने गांव नाहरगढ़ की ओर चल पड़े। लगड़भग्गे तो क्या, इंसान भी नाहरगढ़ के कुत्तों के इस बल प्रदर्शन को देख के चुप्पी साधे हुए थे। इसीलिए नाहर ने हर इंसान के गांव से जब 2-2 प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलवाया तो किसी ने भी मना करने की जरूरत नहीं की। सब दौड़े दौड़े चले आए। अलग अलग गांव से आए हुए 300 लोग नाहर और उसके समुदाय के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए थे। सेठ जी और सेठानी भी इस भीड़ का हिस्सा थे और भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहे थे। नाहर की निगाह उन पर पड़ी और उसने उन्हें आगे बुलाया। आप दोनों सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहां बदले की भावना से बुलाया है, पर ऐसा नहीं है। अरे मैं तो आपका ऋणी हूं। आप ना होते तो ये नाहरगढ़ कैसे स्थापित होता। पर मेरे पास चाय चर्चा का वक्त नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती की देखरेख कोई मजाक नहीं है। तो कान खोल के ध्यान से सुनिए। अगले 5 साल हम सारे कुत्तों के खाने पीने सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आप चंदा इकट्ठा कीजिए या अपनी तिजोरियों को थोड़ा हल्का कीजिए। हम सब कुत्तों का आप लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जम के शोषण किया है। अब उसका मुआवजा देने का वक्त आ गया है। हमें रोज बड़ी बड़ी थालियों में दलिया, गुड़, मक्खन, मांस मुहैया कराया जाए। अपने गांव से 50 लोगों को हमारी ज़रूरतों और देखभाल के लिए भेजिए। मेरे ख्याल से हर गांव बारी बारी से हर महीने ये काम करे ताकि आप लोगों के झगड़ों के कारण हम कुत्तों को कोई असहूलियत ना हो। और ध्यान रहे, हमारे बारे में गलत सोच रखने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही सभी गांववासियों ने नाहर के आगे अपने सर झुकाए, हाथ जोड़े और काम पे लग गए। सभी सरपंचों ने मिलकर सूचियां बनाई, किसकी कब बारी होगी ये तय किया और नाहरगढ़ में हर महीने राशन आने लगा। जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। नाहर के आदेश पे सभी कुत्तों के लिए टेंट नुमा शिविर बनाए गए और बस्ती में एक बड़ा सा ऊंचा सा किला बनाया गया। नाहरगढ़ का किला, नाहर का किला। सभी कुत्तों के लिए नाहर अब एक सम्राट, एक राजा, एक भगवान बन चुका था। नाहर की आज्ञा का पालन ना करने वाले को एक ही सजा मिलती, मृत्युदंड। हर पूनम की रात को एक सभा आयोजित होती जिसका नेतृत्व खुद नाहर करता और हर बार एक ही बात बोलता, साथियों, मेरे रहते आपको कोई खतरा नहीं है। हां, एक खतरा जरूर है और वो है इंसान। इंसान पे अब अगर हमने भरोसा किया तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हम कुत्ते जैसे जैसे सशक्त होते जा रहे हैं, इंसान अपने घरों के अंदर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो इंसान अपने दोस्तों, अपने परिजनों को बेहिचक छल सकता है, वो हमारे साथ धोखा करने में तो एक बार भी नहीं सोचेगा। इसीलिए साथियों, इंसान को डरा के दबा के रखना बेहद जरूरी है। ये डर है जिसके चलते आज हमारा नौकर बना हुआ है इंसान, वरना वो कब का हमारे नाहरगढ़ का सर्वनाश कर चुका होता। इसीलिए ध्यान रहे साथियों, अगर इंसान का साथ दिया तो नाहरगढ़ के सर्वनाश का साथ दिया। नाहर के ये बोल हर कुत्ते के दिलो दिमाग पे छप चुके थे।
नाहरगढ़ के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए नाहर का शासक बने रहना बड़ा जरूरी था। 1,00,000 कुत्ते हो गए थे अब, और नाहर जानता था कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही उन सब की जिम्मेदारी का बोझ उठाने में सक्षम था। उसने ना तो केवल नाहरगढ़ की स्थापना की थी, उसने एक ऐसी प्रजाति जो आपसी झगड़े और मार पीट के लिए मशहूर है, उसे एकता का पाठ सिखलाया था। ऐसा कार्य सिर्फ ऐसा कोई कर सकता था जिसमें स्वयं ईश्वर बसते हों। शायद यही बात थी, नाहर में जरूर ईश्वर का वास था, वरना एक साधारण कुत्ते के लिए यह सब करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। नाहर को अब लगने लगा था कि ये सृष्टि, ये संसार उसी के इशारों पे चलते हैं। वो सूर्योदय से पहले सुबह जाग जाता और अपने मन में कहता कि अब सूरज के उदय होने का समय हो गया है। वो कहता और जाहिर है सूर्यदेव प्रकट हो जाते। उसे लगने लगा था कि प्रकृति की हर रचना, हवाओं का बहना, बादलों का घिर जाना, बिजली का कड़कना, पानी का बरसना, नदियों का बहना, ये सब उसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नाहरगढ़ के कुत्तों को अपने नेता पे बड़ा गर्व था, पर अगले साल तक नाहरगढ़ की जनसंख्या 20 गुना बढ़ गई। खाना कम पड़ने लगा। 50 लोग जो गांव की से सेवा के लिए आते थे, वो कम पड़ने लगे। एक असंतोष की लहर बहने लगी थी नाहरगढ़ में। पर नाहर ने 50 लोगों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगर गांव वाले विद्रोह कर बैठे तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। नाहर ने दिमाग लगाया और पूरे नाहरगढ़ में घोषणा कर दी कि एक कुत्ते के जोड़े के एक से ज्यादा संतान नहीं हो सकती, और किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ताकि नाहरगढ़ वासी विद्रोह की ना सोच पाए, नाहर ने हर आए दिन घोषणा करनी शुरू कर दी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। खबरदार, होशियार, इंसान कभी भी हमला कर सकता है। नाहरगढ़ के कुत्ते डरे हुए थे, पर इस बात से संतुष्ट थे कि नाहर उनकी रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। पर यह हर रोज की उद्घोषणाओं को सुन के हेलिया नाम के एक कुत्ते को शक होने लगा। उसने इस बारे में अपने मित्रों और जानने वालों से बात करनी शुरू कर दी, और धीमे धीमे एक छोटा सा गुट तैयार हो गया जो कि नाहर के हर आदेश, हर योजना को संदेह की निगाह से देखने लगा। नाहर के गुप्तचरों ने उसे बताया तो नाहर के दिल पे बहुत ठेस पहुंची। उसे लगा कि जिस प्राणी के अंदर स्वयं ईश्वर का वास हो, उस पे कोई कैसे शक कर सकता है। नाहर ने तय किया कि इन देशद्रोहियों का खात्मा नाहरगढ़ की भलाई के लिए बेहद आवश्यक है। वो मौके की तलाश में था कि एक सुबह उसे पता चला कि नाहरगढ़ के नजदीक एक बैलगाड़ी गुजरने वाली है। नाहर ने एक जोर की दहाड़ लगाई, जिससे सुन के पूरा नाहरगढ़ इकट्ठा हो गया। साथियों, जिस खतरे की बात मैं इतने दिनों से आप सबसे कर रहा हूं, वो आ चुका है। हमारी एकता, हमारी शक्ति की परीक्षा का वक्त आ चुका है। आप सब में जितना भी जोर है, जितनी भी ताकत है, उसे आजमाने का वक्त आ चुका है। नाहरगढ़ की सुरक्षा के लिए एक बार आप सब जोर से भौंकिए। और नाहर के इशारे पे लाखों कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। दूर दूर तक इस भौंक की गूंज सुनाई दे रही थी। इंसानों को हमारी प्रगति, हमारी एकता, हमारी शक्ति से जलन होने लगी है साथियों। उन्होंने इस बैलगाड़ी में हमारी मौत का सामान भेजा है, पर हमें धीरज से काम लेना होगा।
इंसान हम पे हमला शुरू करने का आरोप लगाना चाह रहा है साथियों, पर हम अपना आपा नहीं खोएंगे। ध्यान रहे, पहला वार हमारा नहीं होना चाहिए। बैलगाड़ी की आवाज़ अब बड़े आराम से सुनाई दे रही थी। बैलगाड़ी भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। हेलिया ने बैलगाड़ी की तरफ ध्यान से देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। वो चिल्लाया, ऐसा लगता है कि हम किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। बैलगाड़ी में हमारी मौत का सामान नहीं, केवल बांस की लकड़ियां हैं जिन्हें इंसान अपने बागीचों के चारों ओर बाड़ की तरह लगाता है। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। नाहर ने यह सुन के जोर से दहाड़ लगाई। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे खतरा पहचानने की समझ नहीं है? मैं नाहरगढ़ का संस्थापक हूं या तुम? मैं हम सबके लिए इंसानों से लड़ा था कि तुम? मुझ पे शक करना या मुझे नासमझ कहने का मतलब है पूरे नाहरगढ़ पे शक करना, पूरे नाहरगढ़ को नासमझ कहना। इस गंभीर और संकटपूर्ण हालात में मेरे आदेश पे सवाल उठाना हम सबकी मौत को दावत देना है। साथियों, नाहरगढ़ की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से आप सब पूरा जोर लगा के भौंकिए। हेलिया कुछ कहना चाह रहा था, पर सारे कुत्तों की भौंकने की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज फीकी पड़ी जा रही थी। कि इसी बीच बैलगाड़ी नाहरगढ़ को पार करके निकल गई। ये देख के हेलिया फिर से चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। नाहर फिर से गुर्राया, ना समझ, खतरा हटा नहीं है, बस कुछ देर के लिए टल गया है। अगर इंसानों ने रात को हमला किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं इस बैलगाड़ी के पीछे जाके देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि इंसान क्या षड्यंत्र रच रहा है हमारे खिलाफ। साथियों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे पीछे से कोई गलत कदम ना उठाएं। पूरा नाहरगढ़ अपने नेता, अपने नायक, अपने भगवान नाहर की इस बहादुरी को देख के एक स्वर में फिर से भौंक उठा। पूरा नाहरगढ़ बस हेलिया और उसके कुछ साथियों को छोड़कर। नाहर बैलगाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। बैलगाड़ी के पास पहुंचते ही दौड़ते दौड़ते वो अंदर रखी बांस की लकड़ियों का मुआयना करने लगा। अब बैलगाड़ी और नाहर दोनों एक ही ताल, एक ही लय में दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी कारणवश बैलगाड़ी रुकी और साथ ही नाहर के पैर भी रुक गए। नाहर को यकीन हो चला कि बैलगाड़ी उसकी वजह से रुकी थी। बैलगाड़ी चली तो नाहर भी चल पड़ा। इस पूरे सफर में बैलगाड़ी ठीक उसी जगह पे रुकती थी जहां नाहर रुक रहा था, और ठीक उसी समय चल रही थी जब नाहर चल रहा था। नाहर को अब अपनी दैविक शक्तियों पे कोई संदेह रह नहीं गया था। वो मुस्कुराया और नाहरगढ़ की ओर वापस चल दिया। हेलिया और उसकी टोली को छोड़कर सारे कुत्ते नाहर का रास्ता देख रहे थे। अपने नेता, अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और नाहर को आता देख सभी ने खुशी से भौंकना शुरू कर दिया। नाहरगढ़ में घुसते ही नाहर एक मंच पे खड़ा हुआ और उसने घोषणा करनी शुरू कर दी, साथियों, जब तक आपका ये नाहर जीवित है तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आशीर्वाद की बदौलत ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपका ये नाहर करने में सक्षम नहीं है। मैंने बैलगाड़ी को बहुत बारीकी से देखा और मुझे कहना पड़ेगा कि उस बैलगाड़ी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। वो बैलगाड़ी मेरे इशारों पे चलती है साथियों, और मेरे ही इशारों पे थमती भी है। सारे नाहरगढ़वासी मंत्रमुग्ध थे। उन्हें भी अब लगने लगा था कि जरूर नाहर किसी देवता का स्वरूप है।
इतने में हेलिया ने आवाज लगाई, जब आप यहां थे तब तो बिना आपके इशारे के वो बैलगाड़ी नाहरगढ़ की ओर चली आ रही थी, और अब जब आप यहां वापस आ गए तब कैसे बैलगाड़ी के पहिए दूसरी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं? नाहर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बेवकूफी के सवालों का मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। हां, लेकिन ऐसे खतरे की घड़ी में अपने साथियों को गुमराह करना और उन्हें उकसाना देशद्रोह से कम नहीं है। साथियों, इतिहास गवाह है कि ऐसे संकटपूर्ण हालात में ऐसे ही गुमराह करने वाले प्राणी सबको सर्वनाश के कुएं में ढकेल देते हैं। हमें ऐसे देशद्रोहियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथियों, मुझे सबकी जान की परवाह है, पर उससे ज्यादा मुझे नाहरगढ़ की एकता और अखंडता की चिंता है। उखाड़ फेंकिए ऐसे पापियों, ऐसे देशद्रोहियों को। नाहर का बस इतना कहना था कि पूरी नाहरगढ़ की जनता गुर्राई और हेलिया और उसके साथियों पे झपटी, और कुछ ही समय में उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए। नाहरगढ़ आज भी फल फूल रहा है। नाहरगढ़ आज भी फल फूल रहे हैं। वाकई में नाहरगढ़ आज भी फल फूल रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुखौटों में। क्या कहूँ, इस कहानी ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी घटनाएं मेरे आंखों के आगे से गुजर रही हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा था, आप किसी पुरानी कहानी को, किसी पुरानी लोक कथा को आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ देते हैं, और ये उस स्टोरी टेलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टू क्रिएट एन अवेयरनेस। थैंक यू सो मच कपिल जी। मुझे नहीं पता किसे क्या याद आया, नहीं आया, लेकिन ये तो फैक्ट है कि कहानी जब आपने शुरू की थी तब मुझे कम से कम इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस मोड़ पर आके कहानी ठहरेगी और एक अलग तरह की अवेयरनेस क्रिएट करेगी। अब किसको किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हुई वो तो हमें हमारे श्रोता ही बता पाएंगे। जाने से पहले कपिल जी, बहुत अच्छा होगा अगर आप हमें कुटुंब फाउंडेशन के बारे में थोड़ा और बताएं, और हम कब, कहाँ, कैसे आपके काम को फॉलो कर सकते हैं वो भी प्लीज़ हमें बताइए। बहुत अच्छी बात कही आपने दीपा। ताकि नाहरगढ़ जैसे देश ना फले फूलें, उसके लिए शायद हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि कहीं हम अपने परिवार के प्रति, समुदाय के प्रति, गांव, शहर या देश के प्रति जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, वो कहीं आलस या हीरो वर्शिपिंग के चलते टाल तो नहीं दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया दीपा कि आपने इस कहानी को अपने दर्शकों तक पहुंचने का मौका दिया हमें। हमारा स्टोरी टेलिंग के हवाले से तो कोई पेज नहीं है। हाँ, फेसबुक और इंस्टा पे हम अक्सर कुछ ना कुछ खुराफात किया करते हैं। हमारा FB हैंडल है kapil.pandey.5264 और इंस्टा हैंडल है कहत कपिल। कुटुंब के बारे में आपको जानकारी www.kutumb.in से मिल जाएगी। कुटुंब दिल्ली और नोएडा के स्लम्स और गांव के बच्चों और युवाओं के साथ शिक्षा संबंधित काम करती है। आप सब साइट विज़िट करें और हमारे बारे में जानें, और हमसे कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ काम करना चाहें, हमें किसी तरीके का सहयोग दे सकें या किसी को जानते हो जो हमें मदद कर सके, तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। एक बार फिर से दीपा और बचपन के पिटारे से के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, थैंक यू सो मच इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। और मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूँ, सच में ये सीरीज़ आपके बगैर अधूरी होती। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या FB पेज के थ्रू कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और आप हमें स्पॉटिफाई पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। और कुछ नहीं तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें और उसमें लिखे हुए प्रश्न का उत्तर दें, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पोल को ज़रूर क्लिक करें। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी, भारत के किसी एक और हिस्से की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान खूब रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बचपन के पिटारे को सुनते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।